ओमबी जी। और इनका परिचय मैं क्या बताऊं। अगर हम चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि छपरोली बड़ौत बागपत में किसानों की आवाज, देश की आवाज को झकझोर करने वाली माता की कांड और जाने कितने आंदोलन में सबसे ज्यादा, मैंने कहा सबसे ज्यादा अपना जीवन समर्पित करने वाले सच्चे, ईमानदार, निर्भीक, निडर आज हमारे धनखड़ खाप के चौधरी विजेंद्र जी के निवास स्थान पर हैं। तो सर, आज हमारा सौभाग्य है कि आज बहुत करीबी आप और अमन चौसा भी बैठे हैं। चौसा जी बताइए, जो हमारा क्षेत्र था हमेशा अत्याचार के खिलाफ, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ किसानों की आवाज बनकर के युवा को प्रेरणा देता था। आज हमारे क्षेत्र में लोग बोलते हुए भी शायद कोशिश ही नहीं करते। ऐसा क्या जादू हो गया? ये मोदी का जादू है या हमारी निष्क्रियता है? असल में कैप्टन साहब, ये दुर्भाग्य है हमारे इतिहासकारों का या साजिश है कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र का जबरदस्त बलिदान हुआ था। सैकड़ों शहादत हुई, बलिदान हुए, लोग कत्ल हुए, फांसी दी गई गांव गांव। दादा शामिल का नाम बहुत लोग आदर के साथ लेते हैं, लेकिन इतिहासकारों ने आजादी की लड़ाई में जितना बड़ा उनका रोल था, जितनी बड़ी मुख्य भूमिका इस क्षेत्र की थी शहादत में क्रांतिकारियों की, वो घटनाक्रम जो तमाम लोगों को देश में ये एहसास कराता कि ये क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है, उसको जानबूझ के इग्नोर किया गया है, उसके प्रति उदासीनता दिखाई गई है। इसका सबसे मुख्य कारण जो मैं समझता हूं वो था आर्य समाज का प्रभाव। आर्य समाज के प्रभाव के कारण ही पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब, ये सारा जाटों का, किसानों का इलाका इसलिए महत्वपूर्ण था कि यहां आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। इस इलाके में आजादी के पहले बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा, लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझ करके गांव गांव साधनहीनता के बावजूद लोगों ने बहुत तकलीफों में, मुश्किलात में, अभावों में पैसे इकट्ठे किए और कॉलेजों की स्थापना की। क्योंकि लोग समझते थे कि कॉलेज की स्थापना के बाद ही शिक्षा प्राप्त करके नई पीढ़ी के निर्माण होंगे, नई दुनिया का जन्म होगा। लिहाजा आजादी के पहले सैकड़ों साल पहले यहां कॉलेज बनाए गए और आजादी में अपनी बड़ी भूमिका अदा की गई। इसके बाद सौभाग्य से किसानों की समस्याओं पर इस क्षेत्र को एक किसान नेता प्राप्त हुआ जिनका नाम चौधरी चरण सिंह जी था। उन्होंने किसान की, आम आदमी की, मामूली आदमी की तकलीफ को समझा, घूमे, दौरा किया, प्रदेश में उन्होंने दौरा किया। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी की लड़ाई के वक्त भी उन्होंने काफी दूरी तक जानकारियां की चीजों की, इसलिए उन्होंने भी एक विद्रोह को जन्म दिया और उस विद्रोह के कारण लोगों ने उनको ताकत दी। वो ताकत पाकर के यहां कई बार एमएलए बने और उस ताकत को पाकर के उस जमाने में कांग्रेस में थे। जब उनको लगा कि कांग्रेस किसानों का हित पूरा नहीं कर रही है, उसके प्रति विमुख है, उन्होंने विद्रोह करके अपनी नई पार्टी का गठन किया। उसी के बिना पे वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने दो बार। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार हुआ। इसके बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं,
सिर्फ उत्तर प्रदेश से काम नहीं चलेगा। देश भर में ये एक माहौल बनना चाहिए। देश भर में माहौल बनना चाहिए। तो सन 75-76 में देश में आपातकाल लगा। चौधरी चरण सिंह सहित देश के तमाम बड़े नेता जेल भेज दिए गए विपक्ष के। आपातकाल के बाद एक नई संरचना बनी कि दिल्ली की तरफ ध्यान दिया जाए। उसमें जयप्रकाश जी की बड़ी भूमिका थी। उनके आंदोलन में आपातकाल लगा था, उन्हीं के आंदोलन में तमाम नेतागण जेल गए थे। चौधरी चरण सिंह जी ने सोचा कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से काम नहीं चलेगा, लखनऊ से, दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां से चारों तरफ के किसानों को एक किया जा सकता है। लिहाजा वो ये दृष्टि बना करके दिल्ली की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ा। चारों तरफ दिल्ली के जो किसान नेता अपने अपने प्रदेशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, वो सारे लोग इकट्ठे हुए। राजस्थान से कुंभाराम आर्य, दौलत राम सारण, हरियाणा से चौधरी देवीलाल, बिहार से समाजवादी आंदोलन के सारे लोग, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, श्यामनंदन मिश्र और युवा तमाम लोग, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, देवेंद्र प्रसाद यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। गुजरात से चिम्मन भाई पटेल मुख्यमंत्री, उनके साथ जुड़ गए। और पंजाब से प्रकाश सिंह बादल ने बुला करके उनकी एक बड़ी जनसभा की और एक नई एम्बेसडर भेंट की, ये कह के कि आप देश भर का दौरा करो। वो एक किसान शक्ति के प्रतीक बन गए, विद्रोह के प्रतीक बन गए। सत्ता, जब उनको लगा कि सत्ता ईमानदारी नहीं कर रही है किसानों के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत बुलंद इरादों के साथ, बड़ी भावनात्मक दृष्टिकोण के साथ जनता पार्टी बनाई गई थी। उस जनता पार्टी को भी उन्होंने तोड़ने का साहस किया। उसके बाद देश के वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो कम वक्त के लिए प्रधानमंत्री बने। मैं यहाँ पे जहां तक मुझे पता चला है, उद्योगपति और व्यापारी और धर्म के ठेकेदार जनता पार्टी को ब्लैकमेल करते थे चौधरी साहब ने, इसीलिए कि किसानों को गुलाम ना बनाया जाए, किसानों की आवाज उठाया जाए। मैं तो किसानों की आवाज के लिए बनाऊं। उन्होंने पद का लालच नहीं किया, उन्होंने भोग विलासता नहीं किया, भले ही प्रधानमंत्री रहे ना रहे, लेकिन उन्होंने उन उद्योगपति व्यापारियों की गुलामी से देश को बचाने का उनसे बेहतर कोई कदम आज तक नहीं उठा। उम्र जी की बात का यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर छोटूराम कांग्रेस के शासन में सत्ता में रहे तो किसानों को जमीन का हक दिलाया। कुंभाराम आर्य, हमारी बहन शादा सुन रही होंगी, मेरे से बात करती रहती है, कुंभाराम की बेटी जी हैं। और सर छोटूराम, कुंभाराम आर्य, चौधरी चरण सिंह, अन्य नेता जो किसी एक समुदाय में नहीं बनते थे, वे किसान मजदूर समाज, यानी कि पूरा उनके अंदर भारत समाज था। जैसे भारतीय जनता पार्टी का 1980 के बाद में पदार्पण हुआ है और महत्वाकांक्षी जातिवाद के नाम पर पार्टियां बनी है, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनने पर वे उद्योगपतियों से बात करते हैं। आज किसानों के लिए हम सपना देख रहे थे, बहुत ही कड़वा सा लगता है सुनने वालों को जब मैं बोलता हूं। हमारी उनके प्रति आस्था है, रहेगी। क्या जयंत चौधरी जी का वो कद हो गया था पिछली बार, जो चौधरी साहब को हरियाणा, राजस्थान, किसान बहुल क्षेत्र में लोग चाहते थे कि ये अगला प्रधानमंत्री है। क्या जयंत चौधरी ने अपना भविष्य किसान के लिए सुरक्षित किया या उद्योगपतियों के लिए किया या अपना भी खो दिया है? मुझे लगता है मैंने गलत सवाल कर दिया है। नहीं, सवाल तो आपके अंदर जो भाव है वो प्रकट हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि दौर ये आ गया है
कुम्हाराम जी का आपने नाम लिया है। जी, उनकी बेटी है, उन्होंने मुझे कुम्हाराम मारिये का राजस्थान में ऐसा राजनीतिक सामाजिक इतिहास है। वो आर्य समाज के बड़े भारी विद्वान नेता थे और उनकी चूंकि राजस्थान में इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, यहां तो कुछ भी नहीं थी उसके मुकाबले, वहां इतनी ज्यादा और कई गुना ज्यादा जातियां थी। कुम्हाराम जी ने उन तमाम जातियों के खिलाफ जो विद्रोह किया है और किसानों की जो एकता बनाने का काम किया है, वो बेमिसाल है, वो बहुत अभिनंदनीय है। जो दिल की बात मैं कह रहा हूं, आर्य समाज पाखंड और ढोंग के खिलाफ भारत के लोगों को स्वाभिमानी बनाने के लिए एक हमारा मार्गदर्शक थे कि हम प्राचीन पद्धति वैदिक पद्धति पे चलें, हम ईमानदारी पे चलें, ढोंग छोड़ करके कमाएं और खाएं। आज आर्य समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रचारक हैं। जो आर्य समाज है वो आज आर्य समाज तो किताबों में रह गया है, लेकिन ग्राउंड पे जो आर्य समाज के परिवार के लोग थे, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। कैप्टन साहब, ये सवाल उलझ जाएंगे। एक मिनट, सवाल इसलिए उलझ जाएंगे कि मैं आज के आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आर्य समाज की बात कर रहा हूं जो स्वामी दयानंद जी ने उस पीढ़ी को दिया और उसके 2-3 पीढ़ियों तक चला। वो विद्रोही आर्य समाज था पाखंड के खिलाफ। ये तो करके हैं उस वक्त जबरदस्त पीढ़ियों का निर्माण हुआ, जबरदस्त पीढ़ियों का निर्माण हुआ और उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। सारे कॉलेज लोग उसी शिक्षा के महत्व के कारण निर्मित हुए। ले लूंगा। और एक बड़ी बात जो दुर्भाग्यपूर्ण मैं महसूस करता हूं पिछले कुछ सालों से, वो ये है कि हम 8-10 साल लगा करके विपक्ष में बैठ के पीढ़ियों के मन में सत्ताओं के जुल्म के खिलाफ, सत्ताओं के धोखों के खिलाफ, सत्ताओं की नाइंसाफी के खिलाफ लोगों के मनों में जज्बात पैदा करते हैं, भावनाएं पैदा करते हैं और लोग एक यकीन के साथ नेता को ये मानने लगते हैं कि ये सत्य बोल रहा है, ये असली हमारा प्रतिनिधि है। एक भरोसा उनके प्रति बना बैठते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि फिर नेता जिस प्रक्रिया के खिलाफ, जिस हालात के खिलाफ, जिस सत्ता के खिलाफ एक मुहिम बनाने में जुटा था, अचानक कोई आकर्षण उसको वह खींच लेता है। वो पीढ़ी ठगी की ठगी रह जाती है और उसके मन में एक अविश्वास पैदा होता है राजनीति के प्रति और नेता के प्रति कि सब लोग यही काम करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि राजनीति में सत्ता पक्ष से कम महत्व नहीं है विपक्ष का, बल्कि और ज्यादा है। वो जागृत करता है, वो विद्रोह करता है, वो लोगों को जोड़ता है। सत्ता पक्ष के आकर्षण से जो लोग बच जाते हैं वो चौधरी चरण सिंह कहलाते हैं। वो निश्चित तौर पर बड़े लोग होते हैं, नेता वही बनते हैं, वही मसीहा कहलाते हैं, वही मसीहा कहलाते जो हैं। त्याग और तपस्या बलिदान करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण, मैं बहुत तो नहीं बोलना चाहता जयंत चौधरी के खिलाफ, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि वो चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। लोगों ने उनके मन में उनके प्रति अपना एक विश्वास कायम किया और उन्होंने 8-10 साल लगा करके किसानों के मन में, नौजवानों के मन में सत्ता के विरुद्ध एक विश्वास कायम किया। वो आंदोलनों में शामिल हुए तो लोगों को लगने लगा था कि ये हमारा आने वाला
वक्त का एक सही प्रतिनिधि चौधरी चरण सिंह के नाम का मिल गया है। सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा जिज्ञासा है और मुझे लगता है कि आप इस बात का समर्थन करोगे। मैं भी 1983 में भर्ती रहा, उससे पहले आपका जवानी में रूप देखा है, आपका काम करने का देखा है और आपकी वफादारी देखा है। आप थे सतपाल मलिक थे, उस वाली मस्जिद पे एक रैली हुई थी, शायद ये 1981 की 80 की बात है। आज जो गांव का, हमारे क्षेत्र का अपने गांव में अपराधी है, वो आज हर पार्टी का कार्यकर्ता है। मुझे डर नहीं लगता है कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं जानता हूं, वे लोग हत्या, मर्डर, बलात्कार, फर्जी बेनामी और लोगों को गुमराह करने के लिए एक संगठन बन गया है और वे हर पार्टी में उनके परिवार के लोग हाथ रखते हैं। कहीं न कहीं राजनीति को पैसे के बल पर और अपराध के बल पर और नशे के बल पर लोगों ने कलंकित किया है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ उनमें से कोई नहीं है। इसलिए चौधरी साहब ने मुझे कहा, विजेंद्र जी ने, कैप्टन साहब आ जाओ, आज भी आ रहे, मैंने कहा दूर मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बस। ये आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी राजनीति की जो दुनिया बनी है उसके निर्माता प्रथम तो चौधरी चरण सिंह। मेरे छात्र ने उनका उद्घाटन सन 77 में मधुली में नहीं किया। वो राजनीति का बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। मेरी संगत फिर उन्हीं पीढ़ी के तमाम लोगों से हुई। वो इतने बड़े लोग थे, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के मनीराम बागड़ी से लेकर के कुमार आमार्य से लेकर के बीजू पटनायक से लेकर के देवीलाल जी से लेकर के, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैंने ये तय कर लिया था कि मैं राजनीति को कभी अपना व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ नहीं जोड़ूंगा। राजनीति के माध्यम से कभी कोई पैसा प्राप्त नहीं करूंगा। कठिनाइयां बहुत आई, आज भी आती है, रोज आती है, लेकिन मैंने तय कर लिया था तो मैंने तय कर लिया। मुलायम सिंह की सरकार में मेरी एक किताब को पढ़ के उन्होंने मुझे मंत्री बना दिया। मैं नाम तो नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने उसी सरकार में अपने साथ बने हुए लोगों को करोड़पति बनते देखा है। मुझे मुलायम सिंह कहते थे, कोई काम बता दो, रुकेगा नहीं काम। मैंने कहा जी मेरे पास कोई काम नहीं है, आर्थिक कोई काम नहीं है। मेरी किताब के अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि ओमवीर साहित्यकार है, पॉलिटिकल है, भाषण करता है, ये करता है, वो करता है। इसमें ईमानदारी का भी एक गुण है। आज मैं लोगों में जो मोहब्बत प्राप्त करता हूं, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो रोज काम कर रहे हैं, हम चूंकि आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी आंदोलन है, धर्म का वो नहीं है कोई वो कि कोई एक दिन में आर्य समाज का काम कर लो फिर साल भर कुछ ना करो। आर्य समाज मुतवातिर चलने वाला आंदोलन है। किसानों की समस्याएं रोजमर्रा की हैं, तो साल में एक दिन नहीं दिया जाता किसानों को। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, मैं इस बात को हर जगह कहता हूँ, प्रधान जी के सामने भी कह रहा हूँ और चौधरी साहब के सामने कह रहा हूँ, किसान की आवाज उठाने वाले जब तक लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं पहुंचेंगे तो किसान की बात कौन सुनेगा। अगर चौधरी चरण सिंह की आवाज को, चौधरी चरण सिंह ने काम किया है, सरकार बनने पर क्या है, या विपक्ष की तगड़ी भूमिका से क्या है, सर छोटूराम ने भी क्या है। अभी जनता को समझना चाहिए कि जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, मैं हाथ ही कर रहा हूं, पूरा जीवन ही लगा दिया, लेकिन अपने सिद्धांत से बदली नहीं है, किसी अपराधी के दम पर नहीं है, किसी उद्योगपति व्यापारी के दम पर नहीं है, अपने कर्म पर, अपनी विचारधारा पर, अपनी सादगी पर। इसलिए आज हमारे दो आदमी के बीच ही बैठे हैं। तो जब तक किसान की आवाज संसद में उठाने वाले सांसद विधायक नहीं जाएंगे, आप किसी पार्टी पर विश्वास करते रहिए। मुझे नहीं लगता सर ऐसी कोई पार्टी फिलहाल अभी जो आगे किसानों के लिए कर सकती है। हम भी कहें सर, आप सर ने कहा था, असल में
कैप्टन साहब, एक संकट है मेरे जैसे लोगों के लिए कि हम उन इलाकों में पैदा हुए जहां राजनीति भावनात्मक दृष्टिकोण से बन गई, वैचारिक पक्ष हट गया और वो चले गए। वैचारिक पक्ष हट गया। मेरा, चूंकि मैं घुमा हूं देश भर में जी। मैं जब पहली बार चौधरी चरण सिंह जी ने भेजा मुझे बिहार में, नीतीश कुमार जी और वशिष्ठ नारायण सिंह जी हमको ले गए, वहां लोकदल का जिला सम्मेलन था, युवा लोकदल का। युवा लोकदल के लड़कों का मैंने जो वहां बोलते हुए सुना, मैं दंग रह गया। शाम को युवा लोकदल के साथी, जेपी मूवमेंट के युवा साथी, बीजेपी के, आरएसएस के साथी, सारे इकट्ठे बैठ के जो डिस्कशंस करते थे, स्वच्छ, स्वस्थ, ढिका पेल वाला नहीं, वैचारिक, तो वो अद्भुत था। और वैचारिक दृष्टिकोण से, नेतृत्व के दृष्टिकोण से बिहार हमसे बहुत आगे है। वहां बड़ा भारी मूल्यांकन हुआ और उसी का प्रतिफल है कि जिस कम्युनिटी के नेता मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, उस कम्युनिटी के लोगों की संख्या गांव में, किसी गांव में 4, किसी में 5, किसी में 10, वो चौधरी चरण सिंह जी से पहले मुख्यमंत्री बन गए। ये विचार की दुनिया का ही प्रभाव है। 4 चुनाव हारे नीतीश कुमार जी, 77 में भी हारे जब कोई नहीं हारा। फिर उनके लोगों को लगा कि नहीं, नीतीश कुमार को जिताना है, तो उन्होंने जिताया, जनता ने। और जनता ने जिताया तो आज नीतीश कुमार जी की सत्ता की सबसे लंबी यात्रा हो गई। हमारे यहां दिक्कत पड़ गई है कि हमारे यहां लोग भावनात्मक पक्ष में रह गए, वैचारिक दुनिया खत्म हो गई। मैं जहां भी जाता हूं, मैं कल एक जगह आर्य समाज के कार्यक्रम में हिरवाड़ी में भाषण कर रहा था। मुझे धीरे से बोलने के बाद मैं बैठ गया, एक बुजुर्ग आए, मुझे कहने लगे आप लोकदल में आ जाओ। वो भावनात्मक पक्ष था उसका मैं कसूर नहीं मानता हूं। वो चौधरी चरण सिंह के प्रति आस्था वाला है, मेरे प्रति भी मोहब्बत रखता है। तभी उसने कहा कि आप यहां आ जाओ। मैंने उठ के बात की, मैंने कहा भाई, मेरी जवानी का सबसे अच्छा वक्त लोकदल में कटा है। तमाम आंदोलन, तमाम लाठीचार्ज, जेल, सब कुछ लोकदल। लेकिन इसके बावजूद मैं न विधानसभा हूं, न लोकसभा हूं, न विधान परिषद हूं। मेरी आस्था चौधरी चरण सिंह के प्रति है। मैं अब किसानों के सवालों पे आया हूं। चौधरी चरण सिंह के नाम पर मैं बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त मैं किसान कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। मुझे वहां सम्मान दिया गया है और मैं उस दफ्तर में बैठता हूं जहां राहुल गांधी आते हैं, खड़गे जी बैठते हैं। बहरहाल हम यहां रह करके किसानों के सवालों पर लड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ेगी जेल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी इससे आगे जो होगा वो भुगत लेंगे, लेकिन प्रशासन का राज नहीं चलने देंगे। सर, एक छोटा सा यहाँ पे विषय से हटके मैं बात करूंगा। पहले आप चाय पी लो, उसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, आप चाय पी लो, क्योंकि बातचीत करते समय चाय पीते समय ठीक नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। लाओ, मैं करता हूं।